आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोग को स्टोरी ऑफ इंग्लिश ही पढ़ाए थे और कुछ मैं यहाँ पर बात बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, समय तो बीत रहा है, आप लोग तो जानते ही हैं। और बात क्या है कि अब लगभग मैं 50 वीडियो अभी तक आप लोगों को 50 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और जो स्टूडेंट्स मेहनती हैं और अगर घर पर भी पढ़ सकते हैं तो घर पे, अगर माहौल घर पर है, हर चीज़ है तो घर पे पढ़िए। अगर नहीं है तो जो जहाँ रहते थे अपना आकर के पढ़िए। उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर आप घर पर नहीं पढ़ सकते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो और आर्ट्स, कॉमर्स जितने भी टीचर हैं लगभग पढ़ा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कोचिंग बंद है। जब सब टीचर पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत क्या है। और सभी टीचर लगभग रेगुलर क्लास दे रहे हैं और आप तैयारी में भिड़ जाइए, तैयारी में जुट जाइए। और ऐसा नहीं है कि आप समय बर्बाद कीजिए कि लॉकडाउन वगैरह है, ये है, वो है, तो आप अपना काम जारी रखिए। तो आइए हम लोग चैप्टर 6 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 6 पढ़ाने का अभिप्राय यही है कि 12th के लिए तो ज़रूरत है ही, ज़रूरी है ही, लेकिन 11th वाले भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि 2009 से लेकर के 2020 तक का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, लगभग ये प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर देना चाहूँगा। इस चैप्टर का नाम है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। चैप्टर 6 नाम है इस चैप्टर का इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज और पेज नंबर 21 है। और जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो आप अपना किताब जो है आगे में रखिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा। इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। देखिए, मैं इंग्लिश के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन इस पढ़ाने के संदर्भ में, पढ़ाने के दौरान मैं आपको और भी विशेष रूप से जानकारी दूंगा। इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश तो जानते ही हैं, एज का मतलब के रूप में, वर्ल्ड मतलब संसार, लैंग्वेज मतलब भाषा। इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज का मतलब हुआ इंग्लिश एक संसार की भाषा है। ठीक है, देखिए इसको 3 तरह से, अगर आप इस टाइटल को, इस शीर्षक को, इस चैप्टर के नाम को आप 2 तरह से और बोल सकते हैं। इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। और तीसरा नाम अगर आप इसका इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो मतलब तीनों तरह से आप इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज ये तो नाम है ही, और इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। मैं आप लोगों को डिग्री पढ़ा चुका हूँ। डिग्री में बताया था कि वाइडली व्यापक रूप से होता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री हुआ मोस्ट वाइडली। ठीक है, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज मतलब सबसे व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा। वाइडली मतलब द मोस्ट वाइडली का मतलब सबसे व्यापक रूप से प्रयोग, यूज्ड सबसे व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा। यूज्ड मतलब प्रयोग, लैंग्वेज मतलब भाषा। इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। टुडे इज इंग्लिश मतलब आज संसार में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा क्या है? इंग्लिश। क्लियर है? दिस डज नॉट मीन दैट इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। इसका अर्थ ये नहीं है कि इंग्लिश के पास नेटिव स्पीकर्स बहुत अधिक है, बहुत है। लार्जेस्ट नंबर, लार्जर, लार्जेस्ट, नंबर मतलब संख्या,
नेटिव मतलब स्वदेशी होता है, जानते होंगे। जन्म स्थान होता है, स्वदेशी होता है। स्पीकर मतलब बोलने वाले। देखिए कल मैं तो आपको स्टोरी इंग्लिश में बताया था कि जिस जगह इंग्लिश का विकास हुआ वहाँ के जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उसको नेटिव स्पीकर्स कह दिए, और वहाँ के लोगों को छोड़ करके जो लोग हो गए वो अदर लोग हो गए। तो नेटिव स्पीकर ज़्यादा नहीं, इंग्लैंड की जनसंख्या बहुत कम है, आप तो जानते हैं। तो जिस तरह से इंग्लैंड वाले, सिर्फ इंग्लैंड वाले जो लोग हैं उसको नेटिव स्पीकर कहेंगे, तो इंग्लैंड वाले जो नेटिव है उसकी संख्या बहुत कम है। अगर आप इंग्लिश बोलने वाले की संख्या की बात अगर करें, बोलने वाले की अगर बात करें, तो स्वाभाविक है कि वो नेटिव से अधिक लोग अन्य लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, इसका अर्थ ये नहीं है कि नेटिव स्पीकर बहुत अधिक है, मतलब इंग्लैंड के जो बोलने वाले लोग हुए वे नेटिव स्पीकर हुए, और बाद बाकी जो है अदर जो लोग हैं वो अदर लोग पीपल हो गए। तो एक बात और है कि नेटिव स्पीकर कम है कि अदर लोग, पूरे दुनिया के लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि इंग्लैंड के लोग, अगर इंग्लैंड के लोगों की संख्या पूरे दुनिया के लोगों की संख्या की अगर बात करें तो इंग्लैंड के लोग जो है नेटिव स्पीकर बहुत कम पड़ जाएगा दुनिया के लोगों के अपेक्षा। तो आइए इसके बाद कहते हैं चाइनीज इंजॉयज दिस प्रिविलेज। चाइनीज भाषा जो है इस सुविधा का आनंद लेता है। कहने का मतलब है चाइना के लोग तो लगभग 1.5 अरब है, मतलब नहीं तो मतलब चाइना के लोग जो बोलने वाले हैं, चाइना के जो लोग बोलते हैं चाइनीज भाषा, तो चाइनीज भाषा तो उसकी नेटिव स्पीकर ज़्यादा होगा और इंग्लिश का नेटिव स्पीकर कम होगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। तो और दूसरी बात यह है कि चाइनीज भाषा जो है दुनिया के सभी लोग नहीं बोलते, सिर्फ चाइना के लोग बोलते हैं। तो चाइना के लोगों की जो संख्या है और इंग्लैंड के लोगों की जो संख्या, इंग्लैंड के लोग जो इंग्लिश बोलते हुए नेटिव स्पीकर हो गए। अब एक बात बताइए, इंग्लैंड के लोग जो बोलते हैं उससे ज़्यादा तो बाहरी लोग बोलते हैं, तो नेटिव स्पीकर से ज़्यादा हुआ। लेकिन चाइनीज भाषा की अगर बात करें तो 1.5 अरब लोग अगर चाइनीज भाषा बोलते हैं, और बाद बाकी जो पूरे दुनिया में चाइनीज भाषा तो कोई नहीं बोलते, बहुत कम लोग बोलते हैं, इसलिए नेटिव स्पीकर चाइनीज भाषा का अधिक है और इंग्लिश का नेटिव स्पीकर कम है। बट इंग्लिश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन चाइनीज। लेकिन इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश जो बोली जाती है ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो बड़े भागों के ऊपर, मतलब संसार के बड़े भागों में इंग्लिश बोली जाती है चाइना की अपेक्षा। देखिए चाइनीज भाषा जो है, चाइनीज भाषा कम बोली जाती है लेकिन इंग्लिश उससे अधिक बोली जाती है। मतलब चाइना की जो भाषा है चाइनीज, वह इंग्लिश की अपेक्षा कम है। इंडीड there is hardly any country in the world which does not use English as one of these forms. Indeed मतलब वस्तुतः, there is hardly मतलब शायद या मुश्किल से, any country मतलब कोई देश, in the world मतलब संसार में, which does not use जो प्रयोग नहीं करता है इंग्लिश का एज वन ऑफ दीज फॉर्म्स, इन रूपों में से कोई एक रूप में, इन फॉर्म्स में से कोई एक रूप में। मतलब इसको समझ लीजिए हिंदी, इंडीड देर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, संसार में शायद ही ऐसा कोई देश है जो इंग्लिश का प्रयोग इन रूपों में नहीं करते हैं। मतलब नहीं के बराबर 3 रूप पर बताए थे, मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग कहिए या फर्स्ट लैंग्वेज कहिए एक ही बात है,
सेकेंड लैंग्वेज देखिए L1 यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, L1 जो है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कहा गया है, L2 जो है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कहा गया है, और फॉरेन लैंग्वेज FL। तो ये बताए थे कि जो हम लोग जो मातृभाषा के रूप में इंग्लिश बोलते हैं, मतलब मातृभाषा के रूप में जो भाषा बोलते हैं उसको मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज कहेंगे। अगर सेकेंड लैंग्वेज की अगर बात करें तो ऑफिस वगैरह में जो हम लोग बोलते हैं, ऑफिस में जो हम लोग प्रयोग करते हैं जिस भाषा का, उसको हम लोग सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं या ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। फॉरेन लैंग्वेज की अगर बात करें तो यह जो फॉरेन लैंग्वेज की अगर बात करें इसमें बाध्यता नहीं होती है, आप खुद सीख सकते हैं, आपकी इच्छा अगर है तो आप सीख सकते हैं कॉमर्शियल पर्पज से। कल आप अगर चाइना जाना चाहते हैं, इच्छा हो तो आप सीख सकते हैं, नहीं तो कोई बाध्यता नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज में क्या है, बाध्यता नहीं रहती है, इच्छा हो तो आप सीख सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए देश को, या कॉमर्शियल पर्पज से। सब दृष्टिकोण से बहुत का चॉइस भी होता है कि हम सीखे जाने। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन द UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इंग्लिश का जो प्रयोग है मातृभाषा के रूप में या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में UK, यूनाइटेड किंगडम जिसको कह सकते हैं, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में मातृभाषा के रूप में लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा ये जो मतलब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, हर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, हर सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि मैं आप लोगों को बता दूं इससे भी ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है। तो इंग्लिश या क्वेश्चन हो सकता है कि इंग्लिश का प्रयोग मातृभाषा के रूप में किस देश में किया जाता है। नहीं, आगे क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ इंग्लिश यूज्ड एज ए मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन द UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, आइए, दिस कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्रीज। इन देशों को सामान्यतः मातृभाषा वाला देश कहा जाता है। दिस कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्रीज। इन देशों को सामान्यतः मातृभाषा वाला देश कहा जाता है। English is also used as an L1 by the Anglo-Indian community of India. इंग्लिश का प्रयोग फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में भारत के एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है। लोग एंग्लो इंडियन, भारत के जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वे लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से और फ्रेश कर लीजिए। दिस कंट्री मतलब ऊपर वाला जो देश है उनको मातृभाषा वाला देश कहा जाता है, मतलब वहाँ इन देशों में इंग्लिश मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग इंग्लिश बोलते मातृभाषा के रूप में। तो कौन कौन बोलते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब समझे, जो इंग्लैंड के लोग थे, अंग्रेज लोग जिसको कह सकते हैं। अंग्रेज लोग जब 1947 में कुछ अंग्रेज, सभी अंग्रेज तो चले गए थे लेकिन कुछ अंग्रेज रह गए थे, तो उसको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं। तो वे लोग यहाँ पर जो है इंग्लिश बोलते हैं, आज उनकी मातृभाषा। वे लोग अब व्यवहार बोलचाल में अपने मतलब हिंदी के रूप में, हिंदी के जगह पर मातृभाषा के रूप में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाले जो होते हैं वे इंग्लिश ही बोलते हैं। यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी समझ गए, मतलब जो अंग्रेज थे और जो भारत में रह गए तो उनको हम लोग जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहते हैं। और अगर दूसरे शब्द में कहा जाए, हाँ, तो इसी तरह से इनको अब समझ में आ गया होगा। आइए, इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज सच एज इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना, इटीसी। देखिए, इंग्लिश का जो प्रयोग है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अनेक एशियन और अफ्रीकन देशों में किया जाता है, जैसा कि इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना। इन देशों में इंग्लिश का प्रयोग लोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में करते हैं। याद रखिएगा,
इंडिया पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यहाँ पर नेम 4 कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इन दिस कंट्रीज इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इन देशों में इंग्लिश जो है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में लोग इंग्लिश बोलते हैं। याद रखिए कौन कौन देश है, इंडिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, नामीबिया है, बोट्सवाना है। ठीक है, आइए अगर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अगेन इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज सच एज चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, इरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, इटली। याद रखना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश का जो प्रयोग है व्यापक रूप से किया जाता है और अध्ययन किया जाता है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में भी। इंग्लिश को आप फॉरेन लैंग्वेज के रूप में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा जाता है इंग्लिश को, जिसमें क्या कि अनेक ऐसे देश हैं जिसमें चाइना है, जापान है, यूएई है। यूएई का मतलब क्या होता है? द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। संयुक्त अरब अमीरात सुने होंगे, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, इरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, इटली। इन देशों में इंग्लिश जो लोग पढ़ते हैं वो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई दबाव नहीं है, आप सीख सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। द एक्सटेंट ऑफ द जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज शोन इन द मैप। इंग्लिश का जो भौगोलिक फैलाव का जो सीमा है वो नक्शा में दिखाया जाता है। आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 21 में। आइए पुनः नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरे संसार से संबंध रखती है। इट हैज़ ए ग्रेट लिटरेचर। इंग्लिश के पास बहुत बड़ा साहित्य है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह विज्ञान और तकनीकी की भाषा है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। देखिए मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ, और यहाँ पर इस बात को मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आप अगर डिफेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं, रक्षा क्षेत्र में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह में जा सकते हैं। आज आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश जानना होगा। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भाषा इंग्लिश से अभी आप पढ़ रहे हैं और अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहते हैं, अगर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ग्रेट इंजीनियर बनना चाहते हैं और ग्रेट डॉक्टर बनना चाहते हैं, मतलब व्यापारी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो इंग्लिश में मैं 3 बात आप लोग को जरूर बताना चाहूँगा। मैं जनरल कॉमन लोगों को भी यह बात जरूर कहता हूँ कि इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये 3 चीज़ जरूरी है। अगर आप ये तीनों चीज़ जानते हैं तो शायद आप किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होंगे, सभी क्षेत्र में आप सफल होंगे। मैं आप लोग को पहले से भी समझा रहा हूँ कि आज इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरे संसार में बोली जाती है और इसके पास बहुत बड़ा साहित्य है, लिटरेचर। आपके मन में लिटरेचर का मतलब क्या होता है? जैसे कि नॉवेल, ड्रामा, पोएम, ये सब बहुत बड़ा व्यापक, शॉर्ट स्टोरी, मतलब इसमें बहुत अधिक है और बहुत है। आप इसको अगर पढ़ना चाहेंगे, पढ़ सकते हैं, सीखना चाहेंगे तो अच्छी तरह से, और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहेंगे तो जरूर बढ़ा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले भी कह रहा था कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो कभी भी आप अपने जीवन में असफल नहीं होंगे। और मैं आपको एक बात यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आपके जो मुझे सुन रहे हैं
अगर आपके छोटे भाई बहन मैट्रिक अंडर मैट्रिक हैं, तो अगर ऐसा परिस्थिति है कि आप उसको इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, तो मैं अवश्य आप लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर इंग्लिश मीडियम में अगर साइंस हो और आर्ट्स दोनों को पढ़ाया जाए, तो मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूँगा कि आपका 11th और 12th बहुत बेहतर होगा। हमारे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो वे कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं था कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पर बहुत फ्रेश करके बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दो बात, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे, जिसके मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ से एक्टिव हैं, तो आप देखिए उनके जो बच्चे हैं CBSE में पढ़ते हैं। अब एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि वे प्ले ग्रुप से स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश मीडियम प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, UKG 1 to 10, आप देखिए 14 वर्षों तक उसने इंग्लिश पढ़ा, और तब आकर के 11th और 12th वो LN या मान के चलिए कोटा जाता है या दिल्ली जाता है या पटना जाता है या पूर्णिया में रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 वर्षों तक वो इंग्लिश पढ़ा, और जिसके गार्जियन अनएजुकेटेड हैं या इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं इंग्लिश का, वे क्या कहते हैं कंपलसरी नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, 14 वर्षों तक कोई अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाया और 11th 12th उसका कैसा होगा आप सोच सकते हैं। या वो बायोलॉजी की बात करें या कॉमर्स की बात करें या आर्ट्स की बात करें या मतलब मैथ्स की बात करें, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट शब्द में यह बताना चाहूँगा कि जो भी गार्जियन इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, अब एक बात बताना चाहूँगा, वो कहेंगे कि नहीं पढ़ाएंगे तो मतलब नहीं पढ़ेगा तो क्या जरूरी है, बात तो 11th 12th में पढ़ लेगी। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो विद्यार्थी 14 वर्षों तक इंग्लिश पढ़ा और उसके बाद अगर वो 15वां वर्ष में इंग्लिश पढ़ रहा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बात बताइए, जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा वह विद्यार्थी अगर मान के चलिए कि जो 11th में स्टार्ट करेगा, तो फिर 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ कैसे समझेगा, एक चीज़ आप बायो कैसे समझेगा, कॉमर्स इंग्लिश में कैसे समझेगा और आर्ट्स कैसे समझेगा, ये तो असंभव हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से ये जरूर गुजारिश करें, यहाँ पर हो सकता है बहुत स्टूडेंट के मन में किसे, देखिए जहाँ हैं जिस जगह हैं, मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, ये मेरा यहाँ नहीं कि मेरे यहाँ ही पढ़िए, ये सब बात मैं नहीं बोला। आप जहाँ हैं जिस जगह हैं जहाँ से आपको हो सकता है, तो आप इस 3 चीज़ को जरूर याद रखिएगा, बोलना, लिखना और समझना। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, आज वैज्ञानिक लोगों का पोस्ट खाली रह जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज एक चीज़ मैं इसलिए यह बात यहाँ पर डिटेल से बताना चाहूँगा, इस बात को यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहूँगा, मेरा जो कहने का भाव है। आज देखिए अमेरिका के जो लोग हैं वे साइंस के क्षेत्र में, चाइना के जो लोग हैं साइंस के क्षेत्र में, और ब्रिटेन के जो लोग हैं साइंस के क्षेत्र में, जापान के जो लोग हैं साइंस के क्षेत्र में। एक बात बताइए, अगर आप हिंदी मीडियम पढ़ करके साइंस के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि इंग्लिश ही आपको एक ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट इंजीनियर, ग्रेट डॉक्टर, ग्रेट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री, ग्रेट बिजनेसमैन बना सकता है। तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपको तो खुद करना ही है, लेकिन आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी निश्चित रूप से इन तीनों चीज़ पर आप जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप बिहार बोर्ड से भी पढ़ाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश रखना है कि उनको इंग्लिश में मैट्रिक के पहले ही इतना मतलब उनका इंग्लिश इतना बेहतर हो जाए कि वे साइंस को अच्छी तरह से, कॉमर्स को, आर्ट्स को 11th और 12th में समझ सकें। तो मैं यहाँ पर इस बात को इसलिए मैं क्लियर किया, मुझे बहुत दुख है कि यहाँ पर मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा, जिसके माता पिता इंग्लिश के महत्व को समझते हैं, एक दूसरी बात जिसके पास पैसा है वे तो आगे निकल रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं और जो गरीब हैं उनके मन में ये होता है कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर तो गरीब के बच्चे गरीब ही रह जाएंगे और धनवान के बच्चे धनवान होते चले जाएंगे। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि इस दो जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को मैं तोड़ना चाहता हूँ और आप लोगों को जरूर ये सुझाव मांगता हूँ कि, और आप याद रखिएगा कि भरोसे बहुत हमारे जो अभी ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहन हैं वे सब
गांव में रह करके माहौल वहाँ पढ़ने का नहीं है, समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर माहौल है तो पढ़िए, नहीं है तो कोशिश कीजिए जैसे भी हो आप आगे बढ़ने का, क्योंकि आपके जो यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग हैं और जो जिसके पास माहौल है वे अगर पढ़ लेंगे तो फिर आप कैसे आईआईटी मेडिकल का तैयारी करेंगे, कैसे सीए का तैयारी करेंगे और कैसे फिर यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से मतलब गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। आइए, इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। देखिए, आज अगर संसार की बात करें तो सीखने और विचारों का आदान प्रदान करने की भाषा के रूप में पूरे संसार में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। याद रखिएगा कि अगर हम इंग्लिश जान लेते हैं तो पूरे संसार में जहाँ जाने का मन वहाँ जा सकते हैं, जो सीखने का मन वहाँ सीख सकते हैं। कल आपके पास पैसा है, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए, आपके पास जो है ना, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, इफ़ यू नो इंग्लिश यू कैन डू एवरीथिंग। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप प्रत्येक चीज कर सकते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं और याद रखिएगा कि जिसका भी इंग्लिश अच्छा रहा और सब कुछ अच्छा रहा, आज आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका इंग्लिश बढ़िया रहा और साइंस बढ़िया रहा है, वो बैठा हुआ है। ऐसा आप शायद इट इज पॉसिबल, हाँ, लेकिन मेहनती होना चाहिए। अब चोर उचक्का बेईमान भ्रष्ट के बारे में बात कीजिएगा तो वहां पर नहीं, लेकिन ये दो चीज अगर अच्छा है तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि वह विद्यार्थी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है और कहीं ना कहीं वो अच्छा से अपना जीवन यापन कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर स्पष्ट शब्द में बताना चाहूंगा, इसलिए आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जरूर इंग्लिश पर कोशिश कीजिएगा। पूरे संसार में एक सीखने और विचारों का आदान प्रदान करने के भाषा के रूप में आज पूरे संसार में बोली जाती है। मेनी अदर लैंग्वेजेस आर एज इफेक्टिव एज इंग्लिश इन वन और मोर ऑफ दिस फील्ड्स। आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, हो सकता है एक या अधिक क्षेत्र में इंग्लिश जैसा प्रभावकारी अन्य भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, और एक्सप्रेशन का मतलब अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन का मतलब विचार आदान प्रदान करना का जो माध्यम है, एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, इंग्लिश इज यूज्ड इन मेनी मोर फील्ड्स देन मोस्ट अदर एंशियंट एंड, यहाँ पर एंड है, एंड मॉडर्न लैंग्वेजेज। कहने का मतलब है कि प्राचीन और आधुनिक भाषाओं से अधिक क्षेत्र में, प्राचीन और आधुनिक भाषाओं से अधिक जो है अनेक क्षेत्र में इंग्लिश जो है बोली जाती है, इंग्लिश का लोग प्रयोग करते हैं। इंग्लिश यूज्ड इन मेनी मोर फील्ड्स, अनेक क्षेत्रों में इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है प्राचीन या आधुनिक भाषाओं की अपेक्षा। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ, आज इंग्लिश जाने जाते हैं द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ, पूरे संसार में भाषा के रूप में। कौन सा भाषा के रूप में? इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। मैं अक्सर कहता हूँ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय, ट्रेड मतलब व्यापार, कॉमर्स मतलब वाणिज्य। मैं आपको बताना चाहूँगा, बराबर कहता हूँ कॉमर्स वाले को, अगर बहुत बड़ा तुमको व्यापार करना चाहते हो और इंग्लिश नहीं जानते हो, कल अमेरिका से तुमको व्यापार करना अमेरिका जाना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं जाने को फिर व्यापारी बिजनेसमैन नहीं बन पाओ। बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापार करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो फिर आप जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते अंतर्राष्ट्रीय। इसलिए याद रखिएगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए इंग्लिश चाहिए। एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग, आज अगर आप वैज्ञानिक बन गए, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो फिर आप लिखिए कैसे, रिसर्च पेपर लिखिए कैसे? अगर आज एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं बराबर कहता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स वाले, मैं बराबर कहता हूँ कि अगर यहाँ पर तो ऐसे एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग है, शैक्षणिक और वैज्ञानिक लेख, अगर आप शिक्षा की बात करें तो मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, अगर इंग्लिश आपके पास नहीं है तो आप किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते। आज एक बात बताइए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छी किताबों को पढ़ना है आपको, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो अच्छी किताब आप नहीं पढ़ सकते, स्पष्ट है। तो आज हमारे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बराबर कहते हैं कि मैं आप लोगों को दो बात यहाँ पर दृढ़ विश्वास के साथ कह देता हूँ, अगर मैट्रिक तक नहीं भी कोई पढ़ा है
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 11th और 12th में अगर आ जाता है तो मैं इतना परिश्रम करता हूँ कि मैट्रिक तक का जो है जो छूटा हो उसको तो मैनेज करता हूँ, और इसके बाद जो कंपटीशन तक, जैसे कि बैंक है, पीओ है, क्लर्क, एसएससी है, डिफेंस, एनडीए, एयरफोर्स है, नेवी है, तो वहाँ तक का मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको 2 इयर्स में, मतलब कहने करते 11 to 12 में पूरा कोशिश करता हूँ दे देने का, 0 से लेकर के 100 तक। और ये जो जहाँ तक सवाल है, मैं बराबर अगर 6 मंथ भी पढ़ता है स्टूडेंट मेरे पास, तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि क्या अब आपको साइंस समझने में आया कि नहीं, क्या आप बायोलॉजी में कोई दिक्कत हो रहा है, आप बताइएगा। तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मेरा पूरा कोशिश रहता है। इसलिए यहाँ पर मैं स्पष्ट शब्द बताना चाहूँगा कि शैक्षणिक और वैज्ञानिक रचना की अगर बात करें, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो फिर आप कैसे लिखेंगे, संभव नहीं है। तो एयरपोर्ट्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल, अगर आप हवाई अड्डा पर जाते हैं, हवाई अड्डा जाते हैं या ट्रैफिक कंट्रोल जहाँ पर यातायात का नियंत्रण होता है, वहाँ पर देखिए हर चीज़ इंग्लिश में होता है। अगर आप वहाँ पर इंग्लिश नहीं जानते, अब एक बात बताइए, कोई सिगरेट पीता है, अब मान लीजिए वो इंग्लिश नहीं जानता है, वहाँ पर नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, अगर वह सिगरेट पी लिया तो वहाँ पर उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा और लाठी भी खाना पड़ेगा। अब मान के चलिए इंग्लिश अगर वह नहीं जानता है तो वह, अब मान के चलिए ट्रैफिक पर अगर गया, अगर वहाँ पर वो लेफ्ट राइट नहीं जानता, लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, अब मान के चलिए इंग्लिश नहीं जानते, इधर उधर जब गया तो स्वाभाविक आप जानते हैं कि पनिशमेंट उसको मिलेगा। इसके बाद तो और भी, तो डिप्लोमेसी, अगर आप किसी दूसरे देश से बातचीत करना चाहते हैं, किसी दूसरे देश से बातचीत करना चाहते हैं, तो वहाँ पर याद रखिएगा कि आप इंग्लिश अगर नहीं है तो आप किसी दूसरे देश से बातचीत नहीं करते। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति होती। अगर जैसे कि हम लोग का देश अभी मान के चलिए, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो चाइना से हम लोग जो है युद्ध चल रहा है, जिस तरह का युद्ध का जो भावना है वो उग्र हो गया है। अभी हम लोग अगर चाइना से बात करना चाहते हैं तो इंग्लिश नहीं रहेगा, तो हम लोग चाइना से कैसे बात करेंगे, संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है कि डिप्लोमेसी में भी इंग्लिश की बहुत बड़ी महत्ता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट, अगर आप लोग में से कोई खिलाड़ी है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से बात करना चाहते हैं, अगर इंग्लिश आप नहीं जानते तो वहाँ भी बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप मानते खिलाड़ियों के बीच में मिलते जुलते हैं तो वहाँ पर भी आप बात नहीं कर सकते हैं कि इंग्लिश अगर आप नहीं जानते हैं तो। देखिए जनरल लोग, अब बहुत विद्यार्थी के मन में होता है कि इंग्लिश तो भारी होता है, इंग्लिश कैसे बोलेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको चैलेंज देकर ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपको मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि इंग्लिश जो है हिंदी से भी आसान लैंग्वेज है। हाँ, लेकिन कंडीशन है, अब बहुत विद्यार्थी हमारे कहते हैं कि मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर रिक्शा पुलर इंग्लिश बोलते हैं अमेरिका में, एक भिखारी इंग्लिश बोलता है, तो हम लोग तो विद्यार्थी हैं, हम लोग मतलब विद्यार्थी, हमारे जो जितने विद्यार्थी जो लोग होते हैं वे तो रिक्शा पुलर से अधिक मेहनती होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, वे तो हर चीज़ से जागरूक होते हैं, तो क्यों नहीं सीख सकेंगे। तो इसलिए कभी भी ये निगेटिव बात कभी लाइफ में नहीं लाइएगा, और मतलब बहुत आसान है, और कोशिश कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप प्राप्त कर लीजिएगा। इंडीड एज हैज ऑफ्टन बीन सजेस्टेड, वस्तुतः ऐसा सुझाव दिया गया है, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश क्या है, खिड़की है संसार के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप किसी रूम में हैं और रूम बंद है और रूम में मात्र एक खिड़की है, तो उस खिड़की से आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो उसी तरह का इंग्लिश एक ऐसी खिड़की है जो पूरे संसार में आप जो कुछ करना चाहेंगे इस खिड़की से कर सकते हैं, और पूरे संसार को देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप दुनिया का हर चीज़ कर सकते हैं इंग्लिश के माध्यम से। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सरसाइज को भी। कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो, इंग्लिश इज डैश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन। यहाँ तो सबसे पहले इंग्लिश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन चाइनीज। ठीक है, पहला में इंग्लिश भरा जाएगा, दूसरा में चाइनीज। बी नंबर में देखिए इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश भरा जाएगा बी नंबर में। सी नंबर में जो है इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना, इंग्लिश का प्रयोग चाइना में किया जाता है एज ए फॉरेन लैंग्वेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश का जो प्रयोग किया जाता है चाइना में एज ए फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, भरा क्या जाएगा, ए फॉरेन लैंग्वेज। द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज इंग्लिश, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य और व्यापार की जो भाषा वो क्या है, इंग्लिश है। नेम 4 कंट्रीज, डी नंबर में क्या भरा जाएगा, इंग्लिश। सी नंबर में ए फॉरेन लैंग्वेज। क्लियर हो गया, बढ़िया से भी ऐसे आप अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ा चुका हूँ। आप 1-2 बार पढ़िएगा ना, इसको देखिएगा पूरा कमांड हो जाएगा। और जो विद्यार्थी नोट वगैरह लेना चाहेंगे
तो लास्ट में मतलब नोट वगैरह लेना चाहेंगे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, तो जो पूर्णिया में हैं तो आकर के नोट वगैरह ले सकते हैं। जो भी तरह का प्रॉब्लम, आप तो सब कुछ सामान्य हो गया लगभग में, सिर्फ कोचिंग का ही जहाँ तक है प्रॉब्लम है वो अभी तो हम लोग एकदम रेगुलर क्लास ले ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत विद्यार्थी हमको बोलता है कि सर कोचिंग खुल गया। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो कोचिंग बंद है या खुली हुई, ये तो इसका मतलब सब क्लियर है कि हम पढ़ा रहे हैं और सभी टीचर लोग पढ़ा रहे हैं। इसलिए अब बंद और खुलने की बात नहीं है, सवाल नहीं, अब उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नवंबर तक में कोर्स क्लियर हो जाता था, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे कि अभी बता देता हूँ कि जो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, नरेशन, वॉइस नरेशन तो पढ़ा रहा हूँ, वॉइस पढ़ा चुका हूँ, तो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक ले रहा हूँ और सब टॉपिक में निकलते जा रहा हूँ फटाफट। ज़्यादा टॉपिक अब नहीं बचा हुआ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए फास्ट होकर के सब काम मैं कर रहा हूँ और आप लोग सरसरी निगाह से और देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग। कहते हैं 4 देशों का नाम बताइए जहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग मातृभाषा के रूप में किया जाता है। 4 देश का नाम, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड एंड कनाडा। मात्र 4 देश के नाम बताएं। Name 4 countries where English is used as a second language. English is used as a second language in India, Singapore, Malaysia and Nigeria. ठीक है, 2 नंबर क्लियर हो गया। Name 4 areas where English is used extensively. मतलब 4 क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग विस्तृत रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इंग्लिश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, academic and scientific writing, airport and traffic control and diplomacy। ठीक है, तो आज यहीं तक फिर हम लोग जो है अगला चैप्टर लेंगे आगे, जो महत्वपूर्ण चैप्टर होगा उस चैप्टर को हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक।